आप सभी का एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 9वां। इससे पहले हमने आपको आज टेस्ट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे साथियों क्वेश्चन पेपर दिया गया है 1 से लेकर के 9 तक सारे क्वेश्चन पेपर हमने दे दिया है। आप पहले खुद से सॉल्व करिएगा, फिर जाकर के प्लेलिस्ट में आप सारे क्वेश्चन को मिलाइएगा और उसके एक्सप्लेनेशन को देखिएगा, आपके कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। और आपको पता होगा कि हम लोग संसद से क्वेश्चन आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर रहे थे, और संसद का आज हमारा साथियों आखिरी वीडियो होगा। कल से हम न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें जो जनहित याचिका होती है या जो न्यायालय के जो वाद हैं उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अच्छे से न्यायपालिका को कल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो संसद में क्वेश्चन करा कि यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, मतलब किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर या गलत सूचना देकर के किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, तो कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों इस केस में एक जो प्रस्ताव प्रस्तुत होता है वह विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर, ठीक है। हम लोग प्रस्ताव के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें एक प्रस्ताव होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो याद रखिएगा, पहली बात तो यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित होता है। यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया है या फिर गलत सूचना देकर के किसी मंत्री ने, ठीक है, सदन या सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। तो जाहिर सी बात है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव सामान्यतः कौन लाएगा, तो आपको सर ये विपक्ष के ही लोग लाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है विपक्ष के लोग ही लाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है जो पार्टी जीती हुई है उसी के नेता के खिलाफ ये चीज लाया जाएगा, ठीक है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है कि जो मंत्री झूठ बोल रहा है उस मंत्री की निंदा करना। उदाहरण के लिए जैसे आप मान लीजिएगा कि जैसे नितिन गडकरी जी हैं, अगर वो किसी मुद्दे को लेकर के थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं तो उनके खिलाफ साथियों विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, और लेकिन इस तरह से नहीं, विशेषाधिकार का हनन होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला करते हैं नेक्स्ट। डॉट डॉट शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 में अस्तित्व है। मतलब कौन से प्रकार का एक प्रस्ताव है जो भारत में ही है, मतलब भारत के लोगों ने उसको बनाया हुआ है, बाकी और किसी भी देश के संविधान में नहीं है। तो साथियों यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो होता है वो भारतीय लोगों का उपज है, यानी भारतीय नवाचार है, ठीक है। जैसे शून्यकाल 2021 में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो दरोगा भर्ती में एक क्वेश्चन पूछा था, तो शून्यकाल वहां पे सही था। शून्यकाल भी जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि भारतीयों की उपज है, ऐसा ही जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वो हमारे भारत के संविधान की ही एक उपज है, ठीक है। मतलब भारत के लोगों ने इसको बनाया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। मैं तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाता कौन है, तो पहले विपक्ष ही लाएगा, जाहिर सी बात है। इस प्रस्ताव को सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट करने के लिए लाया जाता है। पहली बात तो याद आपको रखना होगा कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसकी कहने पर आ रहा है, मानी किसकी अग्रिम अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। जवाब में होगा राष्ट्रपति या पीठासीन अधिकारी, मतलब वही पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा स्पीकर, ठीक है। तो इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखिएगा। शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो कि 1954 से अस्तित्व में आया है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। काहे लाएंगे, मान लीजिए कोई लोक महत्व का कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा करना जरूरी है, तो ये वाला प्रस्ताव जो है साथी जारी किया जाता है ताकि सबका ध्यान उस मुद्दे पर पहुंच जाए। अगला, कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सही है। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। कह सकते कि यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अब देखिए ये कह रहा है कि केवल लोकसभा में लाएंगे स्थगन प्रस्ताव साथियों, ठीक है, जो कि ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यह प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है स्थगन प्रस्ताव। तो इस प्रकार से ये वाला आपका हो जाएगा गलत। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होती है, हाँ ये बात सही है। इस पर थोड़ा सा साथियों ज्यादा देर तक चर्चा किया जाता है, ठीक है, 2.5 घंटे से कम नहीं हो सकती। ये वाला सही जवाब हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर, ठीक है। देखिए मैं वही बात करेंगे स्थगन प्रस्ताव, तो यह प्रस्ताव किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर
सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। मतलब कोई जैसे आपने देखा पहलगाम का हमला हुआ तो उस पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता था, ठीक है? कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उस पर चर्चा करिएगा, बाकी इस सारी कार्यवाही को स्थगित कर दीजिए। तो ये स्थगन प्रस्ताव साथियों लाया जाता है, ठीक है? अच्छा, स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए हमारे यूपीएसआई में ये क्वेश्चन 2021 में पूछा, कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है? मतलब एसआई में 2021 में आप पाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो कहता है कि स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो मेरे साथी 50 लोग उस पर समर्थन करेंगे, तब जाके स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। और यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है? इसलिए मैं बार-बार आपसे कहता हूँ कि अभी समय है, अभी पूरा जो हमारा क्लास है, क्लास 1 से लेकर के टेस्ट 1 से लेकर के और अंतिम तक जहाँ तक मैं आपको कराऊँगा 100 टेस्ट मैंने कहा है तो 100 टेस्ट मैं करा दूँगा, चाहे जैसे कराना पड़े मुझे। एग्ज़ाम तक 100 टेस्ट मैं कंप्लीट करा दूँगा। मेरे भाई अभी आपके पास समय है, तो अभी पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, एक बार रिवीजन कर लोगे तो पॉलिटी कोई भी एग्ज़ाम आप दो, केवल यूपीएसआई नहीं, आगे की भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एक एग्ज़ाम को अगर छोड़ देता हूँ, कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे 100% पॉलिटी इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जो भी मैंने क्लास आपको पढ़ा दिया, आप जा कर के देख लो। चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम दो, इवन दो आप पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दो, अगर आप समीक्षा अधिकारी वगैरह देख रहे हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठो, भारतीय संविधान का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ हमारी ये टेस्ट सीरीज जो मैं करा रहा हूँ, आप सिर्फ यही फॉलो करके जाना, ठीक है? फिर आपका यूपीएसआई तो किस खेत की मूली है, बस लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, बिना पढ़े तो नहीं होगा। एक बच्चे का ऐसे अभी कोई टेस्ट सीरीज दे रहा था, गलत हो गया क्वेश्चन, मेरे पास भेजा, मैंने उसको अच्छे से पढ़ाया, आर्टिकल 91(2) को लेकर के चर्चा हमारी हो रही थी, तो अच्छे से मैंने पढ़ाया, लेकिन फिर भी वीडियो नहीं देखोगे तो कहाँ से आएगा भाई? तो ऐसा नहीं करिए, अगर आपने नहीं देखा तो सारे क्लास को एक बार ईमानदारी से देखिए, बाकी परिणाम की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा कि स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा सही होगा? इस प्रस्ताव में एक से अधिक मुद्दे को शामिल किया जाता है। मेरे भाई क्यों ऐसा किया जाएगा? क्योंकि स्थगन किया गया है तो किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए स्थगन किया गया है, तो एक से अधिक मुद्दे को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। एक मुद्दा इसमें ही होता है, उसी पर ही चर्चा की जाती है। ठीक है? तो इस प्रस्ताव के माध्यम से एक ही मुद्दा उठाया जा सकता है, एक से अधिक मुद्दे इसमें शामिल नहीं होते हैं साथी। ठीक है? दूसरा, इसके माध्यम से विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाया जा सकता है। भाई इसके लिए तो विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, तो ये बात तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं विशेषाधिकार का अगर मामला है तो इसके लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव आएगा, है कि नहीं है? तो मेरे भाई डी वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा सर, ना तो पहला ना ही दूसरा, डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, समझिए। स्थगन प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के माध्यम से ऐसे मुद्दे को उठाया जा सकता है जो कि निश्चित तथ्यात्मक, अत्यंत जरूरी और लोक महत्व के हों। फालतू का मैटर नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रस्ताव में एक से अधिक मुद्दे को शामिल नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक ही मुद्दे को शामिल करना है। ठीक है, इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को उठाया जा सकता है, ना कि किसी साधारण या सामान्य विषय को। ठीक है, इस प्रस्ताव के माध्यम से विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इस प्रस्ताव के माध्यम से ऐसे किसी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि स्थगन प्रस्ताव में हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते जो कि न्यायालय में जा चुका है या न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे आप जानते हैं कि मान लीजिए कि जो मैटर, मान लीजिए कोई आधार से रिलेटेड कोई मैटर है, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चर्चा हो गया, और ये चर्चा जो है न्यायालय में विचाराधीन है, तो आधार से रिलेटेड मुद्दे को हम चर्चा नहीं कर सकते। सिंपल सा मतलब कोई भी मैटर अगर न्यायालय में विचाराधीन होगा तो उस पर चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव में उस पर चर्चा नहीं हो सकता। बाकी स्थगन प्रस्ताव में अगर अब मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई मुद्दा है, उस पर चर्चा करना है, तो संसद में कौन सा प्रस्ताव लाएंगे? तो आप कहोगे सर स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहेंगे कि निंदा प्रस्ताव केवल पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है? अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा पेचीदा है कि जो निंदा प्रस्ताव होता है क्या केवल पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है? तो मेरे भाई नहीं, निंदा प्रस्ताव एक या एक मंत्रियों के समूह या फिर पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। मेरे दोस्त इस पर ध्यान रखिएगा कि जो निंदा प्रस्ताव होता है ना, वो चाहे किसी एक मंत्री के खिलाफ लाओ, चाहे मंत्रियों के समूह के खिलाफ लाओ, और चाहे पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाओ, तो इस कार्ड से पहला आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये भाई साहब कह रहे हैं नहीं लाया जा सकता, इस कार्ड से गलत हो जाएगा। दूसरा, निंदा प्रस्ताव को लोकसभा में पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक हो जाता है। मेरे साथ ही निंदा प्रस्ताव पे नहीं, इस लोकसभा के में अगर पारित हो रहा है आपका अविश्वास प्रस्ताव,
तब जाकर के सबको त्याग पत्र देना पड़ेगा साथी, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पर त्याग पत्र देना पड़ेगा, निंदा प्रस्ताव पर त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव पर होगा, निंदा प्रस्ताव पर नहीं। तो यार ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो आप कहोगे हाँ सर डी आंसर हो जाएगा, ना तो पहला ना ही दूसरा, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए बात करेंगे निंदा प्रस्ताव, तो यह प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या फिर पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि मंत्रियों का समूह, मंत्रिपरिषद, ये सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है भाई, है ना। यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जा सकता है। यदि ये लोकसभा मान लीजिए पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। ये बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर लोकसभा में साथियों अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस कंडीशन में पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन निंदा प्रस्ताव के केस में ऐसा नहीं है दोस्तों। अगला, अच्छा, कह साथी कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, मान लीजिए इस पर चर्चा किए जाने के लिए मंजूरी करने हेतु लोकसभा में कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, माने कितना कम से कम सदस्य लोग कह देंगे तो जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू किया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों द्वारा, ठीक है, कितना, कम से कम 50 सदस्यों द्वारा इस पर कहा जाना चाहिए, ठीक है। कम से कम 50 सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए अविश्वास प्रस्ताव को। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों की मंजूरी आवश्यक होती है, ठीक है। तो मेरे भाई सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जैसे चीजों की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संविधान में साथियों इसका कोई विस्तृत रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। तब आप कहोगे सर तब कैसे लाया जाता है। देखिए हमारी जो संसद है, हमारी, आप जानते हैं भारतीय संविधान का एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 118। जब आप संसदीय प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, शायद पढ़ाया, जो नहीं पढ़ाया सुन लीजिए। तो आर्टिकल 118 कहता है कि देखो यहाँ पे लिखा भी है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 118 ये कहता है कि भाई देखो संसद के प्रत्येक सदन को, प्रत्येक सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग को, ठीक है, यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए, विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। समझ रहे हैं, मतलब काम को संचालित करने के लिए और जो भी उनकी प्रोसेस है उन सब के लिए खुद अपना कानून वो बना सकते हैं। इसलिए साथ ही लोकसभा ने भी कई सारी कानून बनाई, राज्यसभा ने भी कई सारी ऐसे कानून बनाई हैं। उस कानून के दायरे में भाई बहुत सारी चीजें ऐसे संविधान में डायरेक्ट नहीं लिखी गई थी, तो इन लोगों ने नियम बना करके इसको अपने अंडर लाया हुआ है। तो इसी के तहत एक नियम है, नियम 198, और ये हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि जो हमारा लोकसभा है ना उसका जो नियम 198 है। अब आप कहोगे सर 1 से लेकर के 198 तक सारे नियम को भी पढ़ाओ, तो यार उसकी हमें यहाँ आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप आईएएस या सिविल की तैयारी करोगे तो नियम को देख लोगे तो आपका वैल्यू एडेड मटेरियल हो जाएगा, पर यहाँ आवश्यक नहीं है। यहाँ 198 आवश्यक है, उसको समझिएगा। ये कहता है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया गया है। तो कौन से नियम के तहत बनाया गया, नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उसके लिए जो है प्रक्रिया वगैरह बनाई गई है। तो कौन सा नियम, 198 याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, लोकसभा में अगर मान लीजिए लाना है किसी के मतलब मंत्रिपरिषद के खिलाफ तो 50 लोगों का अनुसमर्थन आवश्यक है। 50 लोग साइन करेंगे तभी जाके जो है अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। अगला, आधे घंटे की बहस, अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में आधे घंटे की बहस, एक बहस होता है साथी आधे घंटे के समय के लिए किया जाता है, और ऐसी बहस के लिए सप्ताह में डाट डाट निर्धारित कर सकता है, यानी कितने दिन अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा स्पीकर जो है आधे घंटे की बहस के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं। तो लोकसभा स्पीकर कहते हैं साथ ही सप्ताह में 3 दिन तक आधे घंटे की बहस पर भी चर्चा हो सकती है। तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, 3 दिन तक। ऐसे सवाल एसआई में पूछे गए थे इसलिए ये सवाल रखा गया। साथ ही 2 चीज पर हम चर्चा करेंगे, तो आधे घंटे की बहस और एक अल्पकालिक चर्चा। चलिए सदन में हम लोग बैठते हैं और आधे घंटे की बहस क्या होगा, यह पर्याप्त लोक महत्व के मामले आदि पर चर्चा करने के लिए होता है। अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकता है। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है, ठीक है। अल्पकालिक चर्चा में क्या था, इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं। सोचिएगा, आधे घंटे की बहस थी, ये 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं क्योंकि ऐसा किसी चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता है, ठीक है। इसमें संसद सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर बहस करता है। अध्यक्ष इस पर बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन इस पर भी बहस करने के लिए 3 दिन उपलब्ध कराता है। लेकिन ये 2 अल्पकालिक चर्चा 2 घंटे का होता है कम से कम, ठीक है, और लोक महत्व के मामले पर ही चर्चा इसमें की जाती है। अगला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको कोड के रूप में लिखा है।
तो कह रहा है कि प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र, जैसे मान लीजिए कि चुनाव हो गया, मान लीजिए अभी 2025 में लोकसभा का चुनाव हो गया, मान लीजिए, ठीक है, तो चुनाव हो गया, लोग चुन के जाएंगे, संसद चुन के जाएंगे, तो सत्र चालू होगा साथी। तो कह रहा है कि चुनाव के पहले सत्र, यानी जो पहला सत्र होगा, और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में जितना भी फाइनेंशियल ईयर होता है, आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच का हमारा फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, यानी सत्र का पहला होगा और वित्तीय वर्ष का जो पहला सत्र होगा, वहां पे दोनों केस में, ठीक है, राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं, वहां पे जाकर के अपनी बातें रखते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, जो नीतियां वगैरह हैं उसके बारे में राष्ट्रपति डिस्कस करते हैं, बताते हैं, ठीक है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष यानी पहले के वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियां एवं योजनाओं का खाका खींचते हैं, बताते हैं कैसे क्या होगा, और इस पर साथ ही जो ये नीतियां हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उस पर फिर दोनों सदनों में चर्चा होती है, मतलब सदन में उस पर चर्चा की जाती है। और आप जानते हैं सदन में चर्चा दोनों में एक जैसा ही होता है, जैसे लोकसभा में प्रक्रिया है वैसे ही राज्यसभा में लगभग प्रक्रिया साथ है, ठीक है। दोनों बातें आपके सही है, नीतियों और योजनाओं के खांचा खींचते हैं, ये दोनों बातें सही है। अब ये मुद्दा क्यों है ऐसा, इससे हमें लाभ क्या मिलेगा, साथ ही होता क्या है कि जब राष्ट्रपति, ठीक है, मान लीजिए आपने चुनाव हो गया, तो चुनाव के पहले सत्र में इन्होंने इसे संबोधित किया, लोकसभा राज्यसभा को, चाहे तो अलग अलग संबोधित कर लें, चाहे तो इकट्ठा बुला के संबोधित कर लें, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, ठीक है। और प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पहले, ठीक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पहले सत्र में राष्ट्रपति जो है सदन को संबोधित करेंगे, और इसमें जो सरकार के पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में जो सरकार की नीतियां और योजना है उसकी खाका खींचेंगे, ठीक है, उसको बताएंगे। फिर दोनों सदनों में इस प्रकार के खांचे पर साथियों चर्चा होता है, और इसी चर्चा को हम क्या बोलते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं। यही है आपका धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक हो जाता है, अगर नहीं तो इसका आशय सरकार का पराजित होना होता है। अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पास होता है तो समझिएगा सरकार गई काम से, है ना। पर ऐसा होता कहाँ है, सब मिलीजुली सरकार है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, ये बात हम और आप दोनों जानते हैं। उसके निर्णय को संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती दी जा सकती है। क्या धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की चुनौती दी जा सकती है साथियों? नहीं, किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, ये मार दीजिए राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका गलत। जब धन विधेयक राज्यसभा देखिएगा एवं राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है, तो लोकसभा इसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि जो हमारा मनी बिल होता है वो कहाँ पे लाया जाता है, आपको सर लोकसभा में लाया जाता है, तो लोकसभा में पारित होने के बाद कहाँ जाता है, तो आपको सर राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा से पारित हो गया तब फाइनल कहाँ पे जाएगा, तो आपका सर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो लोकसभा से अगर राज्यसभा में जाएगा, कौन बताएगा कि भैया ये धन विधेयक है, तो इसके ऊपर जो बिल होगा उसके ऊपर इनका जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो पृष्ठांकित करते हैं कि ये जो विधेयक हम भेज रहे हैं ना तुम्हारे पास राज्यसभा, ये धन विधेयक है, ठीक है। फिर राज्यसभा से विधेयक फिर आप जानते हैं लोकसभा में जाएगा, फिर वहां पे जो लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर महोदय होंगे वो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, और उस पर भी इनका वो रहेगा कि साहब पृष्ठांकन होगा कि साहब ये धन विधेयक है, मतलब दोनों जगह। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा किसी विकल्प में नहीं है, कोई बात नहीं है, एग्जामिनर भूल गया, पर पहला और तीसरा दोनों विकल्प आपके मेरे भाई इस प्रश्न में सही है। 1 और 3, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, 2 नहीं 1 और 3, ठीक है साहब, पहला और तीसरा ध्यान रखिएगा गलती ना हो, बाकी ये सारे विकल्प गलत हैं। चलिए कोई बात नहीं है, डी मारा पता नहीं कैसे। देखिए धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है तथा उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में संसद राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। जब धन विधेयक राज्यसभा राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में क्या करते हैं, पृष्ठांकन करते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पारित किया जा सकता है। इस विधेयक को केवल मंत्री परिषद कर सकता है। इसे राष्ट्रपति को किसी भी दशा में पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है, यानी इस विधेयक पर धन विधेयक को अब चूंकि राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही पास किया जाता है, इसीलिए राष्ट्रपति महोदय इसे पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। अगला, संविधान के डाट के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है अथवा अनुमति रोक भी सकते हैं। तो देखिए आप जानते हैं साथियों कि ये बात आपने स्पष्ट रूप से देखा होगा कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा किसी भी विधेयक का पारित होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई विधेयक है साथी ये लोकसभा में है, तो लोकसभा से ये विधेयक पारित होता है, पारित होकर के कहाँ पहुंचता है, राज्यसभा में पहुंच जाता है, ठीक है।
दोनों सदनों से पारित होने के बाद कोई विधेयक होता है साथी, यह विधेयक कहाँ पे पहुंचता है? तो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, यानी राष्ट्रपति के पास साथियों पहुंचता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 111 है साथी, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 111 राष्ट्रपति महोदय से कहता है कि महोदय देखिए, जो ये विधेयक आया है आपके पास, आप चाहें, ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है तो उस विधेयक को आप अपने पास रोक सकते हैं, ठीक है। आप रोकने के लिए अपना वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग करता है साथी, ठीक है, पहला। दूसरा कहता है कि या तो आप रोक लीजिए या तो आप स्वीकृति दे दीजिए। दूसरा काम कहता है कि भाई एक काम करिए, आप इस पर अपनी स्वीकृति दे दीजिए, जो आया है कानून बन जाएगा। और जैसे ही राष्ट्रपति स्वीकृति दे देंगे तो वह विधेयक साथियों कानून बन जाएगा, विधि बन जाएगा, नियम बन जाएगा। जैसा आपने अभी वक्फ बोर्ड नियम देखा है, तो वो नियम बन गया साथी, क्योंकि राष्ट्रपति ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी। चाहे तो राष्ट्रपति उसे रोक भी सकते हैं, चाहे तो उस पर अपनी स्वीकृति भी दे सकते हैं। दूसरा, तीसरा कहता है कि भाई देखिए, अगर वो धन विधेयक नहीं है, अगर वह धन विधेयक नहीं है, तो आप एक काम करिएगा कि इस विधेयक को पुनः विचार करने के लिए वापस भेज दीजिए संसद के पास, यानी लोकसभा के पास। ये देखिए साहब, यानी पुनर्विचार के लिए आप इसे भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वह धन विधेयक नहीं होना चाहिए साहब, क्योंकि धन विधेयक तो आपसे पूछ के गया था, उसे आप कहाँ भेजेंगे फिर? तो धन विधेयक अगर नहीं है तो आप पुनर्विचार के लिए भेज दीजिए लोकसभा के पास। तो राष्ट्रपति मान लीजिए मनसा गए, उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा फिरकी लेते हैं, तो महामहिम जी ने पुनः विचार के लिए लोकसभा को भेज दिया। लोकसभा वाले भी जिद्दी हैं, लोकसभा ने कहा अच्छा हम ही से खेला कर रहे हैं। तो लोकसभा ने क्या किया, उस पर कोई चर्चा नहीं किया, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे, या तो उसमें संशोधन करे, उनकी मर्जी है, चाहे तो चर्चा करे, चाहे तो संशोधन करे, या फिर संशोधन ना करें। तो अगर चर्चा कर लेते हैं, संशोधन कर लेते हैं तो भी, और नहीं करते हैं तो भी, और पुनः विचार करने के बाद जब ये फिर से देते हैं प्रेसिडेंट को कि साहब अब लीजिएगा, तो अब राष्ट्रपति यहाँ बाध्य हो जाते हैं साहब। अब राष्ट्रपति को जब दोबारा इनके पास पुनर्विचार करने के लिए आता है, चाहे वो संशोधन सहित हो या संशोधन रहित हो, राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी ही पड़ती है। आप समझ गए बात को? ये पूरा का पूरा फंडामेंटल है, जो कि अनुच्छेद 111 के तहत किया जाता है। और अनुच्छेद 110 आप जानते हैं धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 112 में हमने आपको बताया था बजट के बारे में दिया गया है, ठीक है। और 113 के बारे में अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये था साथियों अनुच्छेद 111 की कहानी। बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। देखिए, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। इसके अनुसार जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति हेतु जाता है, तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, ठीक है। वह विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं, विधेयक को अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजे गए विधेयक को यदि संशोधन सहित अथवा उसके बिना पुनः पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति हेतु भेजा जाता है, तो उस पर अपनी अनुमति नहीं रोक सकता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पुनर्विचार करने के बाद जब भी कोई विधेयक जाएगा तो उस पर उनको अनुमति देना ही देना पड़ेगा। अच्छा, अगला डाट डाट के अनुसार बजट में व्यय, बजट के अंदर व्यय अनुमान को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय के साथ साथ दिखाना चाहिए। कहाँ पे बात किया गया है? देखिए, दो चीजें होती है साथी। एक तो होता है जो हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यानी संचित निधि आप जिसे कहते हो, ठीक है। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बजट में मैक्सिमम क्या होता है कि एक तो होता है संचित निधि पर भारित, ठीक है, और एक होता है साथी कि संचित निधि से किया गया। दो शब्द होता है। भारित मतलब कि भाई इसी पर से वो किया जाएगा, एक होता है किया गया, इसमें से खर्च कर दिया गया है, यही अंतर है। इसके बारे में कहाँ पे उपबंध दिया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, ये सारी बातें जो है साथी वो आर्टिकल 112 से संबंधित हैं। क्योंकि बजट आप जानते हैं, बजट से रिलेटेड जो भी पॉइंट आपसे पूछेगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बजट से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा तो वो आर्टिकल 112 में 113 और इससे संबंधित 114, इससे संबंधित 115, इससे संबंधित 116 और इससे संबंधित साथी 117। इसके बाद आ जाता है संसद की विधायी सॉरी संसद की प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया आ जाता है। तो 112 से लगा करके 117 तक के बीच में हम बजट के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली सारी बातें हम लोग 112 में पढ़ लेते हैं। बाकी ये सब कुछ अनुदान की मांग, ये सब अनुदान की मांग से संबंधित होती है साथी, इस पर भी थोड़ा-थोड़ा चर्चा हम कर लेंगे। फिर 118 से लेकर के 122 तक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो विधायी प्रक्रिया है, आपके लेवल के लिए आवश्यक नहीं है। हल्का-हल्का जानकारी मैंने कल के वीडियो में आपको इसके बारे में दे दिया था, ठीक है। तो ये बात आपका क्लियर हो गया कि ये बातें दी हुई हैं अनुच्छेद 112 में साथी, समझिएगा। देखिए, क्या कहता है अनुच्छेद 112? ये कहता है भैया सुनो, हम वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित हैं। मेरे भाई 2021 में यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, तो वहां पे ये क्वेश्चन बार-बार पूछा है कि कौन से आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। तो भैया अब आप बता देना अनुच्छेद 112।
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 से 117 में मैंने अभी आपसे बताया दिया गया है। अनुच्छेद 112 का एक क्या कहता है? कहता है भाई सुनो देखो, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत की उस वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्तियां, यानी प्राकृत मतलब अनुमानित, थोड़ा ध्यान रखना ये संविधान की भाषा है। प्राकृत मतलब साथी अनुमानित, ठीक है, अनुमानित प्राप्तियां और आय का विवरण रखवाएगा, ठीक है, मतलब कितना आया और कितना मतलब प्राप्त हुआ और कितना आया है, ठीक है, इनका विवरण प्रस्तुत करवाते हैं। इसी को हम साथी वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो आपको क्लियर होगा कि राष्ट्रपति रखते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण साथियों, ठीक है। अनुच्छेद 112 का 2 कहता है कि बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत के संचित निधि से किए गए व्यय दोनों को पृथक पृथक दिखाइएगा, अलग अलग दिखाइएगा, एक मत कर दीजिएगा, ये कहता है 112। जब कहता है कि साथी जब बजट रेवेन्यू खाते की बात होगी यानी रेवेन्यू अकाउंट की बात होगी तो बजट राजस्व खाते से व्यय और अन्य व्यय को पृथक पृथक दिखाना है, ये बात भी एक आता है। तो जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो बजट में मैं आपको दोनों को सेपरेट करके अलग अलग से बताऊंगा, घबराइएगा मत, बस यहाँ परिचर्चा सिर्फ है संविधान में, सुन लीजिए। बाकी बजट नाम का चैप्टर मैं इकोनॉमी में अलग से आपको कराऊंगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा साहब, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा, अब चूंकि बहुत सारी मदें ऐसी हैं जिनकी चर्चा इकोनॉमी में हो सकती है, इसीलिए भाई लिंक तो रहता है लेकिन वहीं पर समझाएंगे तो वो और बेहतर समझ में आपको आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है? कौन कौन व्यय जो है भारत के संचित निधि से किया जाता है? तो आप जानते हैं, आपने कई बार इस बात को पढ़ा भी होगा कि राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां, वेतन और भत्ते हैं वो हम भारत की संचित निधि से देते हैं। इसी तरह से जो राज्यसभा के सभापति महोदय हैं या उपसभापति हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं या फिर डिप्टी स्पीकर हैं, इनकी वेतन और भत्ते ये भी भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। तो ये भाई सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर साहब, दोनों हो जाएगा आपके सही जवाब। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। 112 का 3 क्या कहता है कि भारत की संचित निधि पर भारी प्रमुख व्यय कौन कौन से हैं? कौन कौन खर्च जो है वो भारत की संचित निधि से किया जाता है? अभी बताएंगे कि संचित निधि क्या होता है, घबराइए मत। देखिए, राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो वेतन भत्ते हैं या उनके पद से संबंधित अन्य जो भी चीजें हैं, खर्च हैं, वो सब हम संचित निधि से व्यय करते हैं। राज्यसभा के सभापति हो या उपसभापति हो या लोकसभा के अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, उनके वेतन भत्ते वगैरह हम जो है संचित निधि से देते हैं। या फिर ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार के पर है, जिसके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार या फिर मोचन भार तथा उधार लेना और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। कहने का मतलब देखो भैया, अगर IMF वगैरह से बैल लोगे तो वो सब भी हम लोग यहीं से खर्चा कटवाएंगे, भारत के संचित निधि से, बात इतनी सी है, ठीक है। और सुनिएगा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और उनके संबंध में उनके जो वेतन भत्ते पेंशन है वो सब भी हम लोग संचित निधि से देते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सिर्फ वेतन, सॉरी सिर्फ पेंशन दिया जाता है, वेतन नहीं साथी, याद रखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सिर्फ और सिर्फ पेंशन देते हैं, वेतन भत्ता जो है वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को देख लीजिएगा, इनके वेतन भत्ते और पेंशन ये सब कुछ भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है साथी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप अच्छे से पढ़ना, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, हालांकि अलग से हमें संचित निधि को पढ़ना चाहिए, पर थोड़ी जानकारी रखते हैं, ज्यादा नहीं, कि कौन सी आर्टिकल में संचित निधि की चर्चा की गई है। मेरे दोस्त, आर्टिकल 266 में संचित निधि के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 266, ध्यान रखेंगे, बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, आखिर में संचित निधि में क्या होता है साथियों? इसके अंतर्गत सरकार को प्राप्त होने वाली सभी राजस्व, ठीक है, पहली बात तो सारा राजस्व, कर राजस्व भी है साथी, और जो राजस्व है वो सारा राजस्व है, तथा सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों पर जो प्राप्त धनराशि होगा उसका वर्णन इसके अंदर होता है संचित निधि पर। तो भैया जितना राजस्व है वो, और जो ऋण गिर दिया गया है वो, और सरकार ने जो जो कर्जा दिया उस पर जो ब्याज पा रहा है सरकार, वो सब कुछ संचित निधि पर जाएगा। सरकार का पूरा खर्च संचित निधि से किया जाता है तथा संसद की स्वीकृति के बिना इस निधि से कोई भी रकम नहीं निकाला जा सकता है। समझिएगा इस बात को,
इसीलिए बजट में बार-बार संचित निधि की बात आती है, संचित निधि बार-बार आता है, क्योंकि संसद की स्वीकृति के बिना इस निधि से एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता है। सबको चर्चा पे लाना पड़ेगा इसके रुपया निकालने के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि का उपबंध साथियों क्या-क्या है? हालांकि प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड नाम की एक दुनिया बना रखी है, जो कहते हैं कि यह आरटीआई के दायरे से बाहर है, यानी इसमें नहीं बताएंगे कि पीएम केयर फंड में कितना रुपया है। ये बात मोदी जी कहते हैं, हम देश की जनता को नहीं बताएंगे, क्योंकि देश की जनता क्या बताएं, बताना चाहिए ना भाई, कितना पैसा आपके पास है और इसमें से पैसा में ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, फोटो खिंचाने में खर्च हो रहा है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा है, ये बात बताना चाहिए सरकार को। पर सरकार कहती है कि पीएम केयर फंड जो है वो आरटीआई के दायरे से बाहर है। समझिए आगे। कह साथियों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि जो कंटिजेंसी फंड होता है, इसका उपबंध किया गया है? आकस्मिक निधि ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत जरूरी पे इसकी प्रयोग हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल 267 याद रखेंगे, आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि से बात करते हैं। अब ये क्या होता है बला भाई? सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, ये बला होता है, इसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया, वो तो हमने देख ही लिया। इस निधि को हम लोग भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 में बनाए थे, ठीक है। इस निधि से धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाया गया, यानी यहाँ से धन संसद में राष्ट्रपति देंगे। जब कभी सरकार को संसद की स्वीकृति मिलने के पहले ही अप्रत्याशित खर्च करना पड़ता है, तो इस तरह के खर्च हेतु वह आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकता है। जैसे आपने अभी देखा, हाल ही में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो अब संचित निधि से पैसा निकालने के लिए चर्चा या तो संसद में करें, या तो भाई खर्चा तो लगेगा, जाहिर सी बात है, इतने बड़े-बड़े मिसाइलें दागी जा रही हैं, गोले दागे जा रहे हैं, तो खर्चा तो लगेगा साहब, है ना? बजट तो लगेगा, चाहे बढ़ा के बताओ चाहे घटा के बताओ, वो तो अपने ऊपर है, मंत्री के ऊपर है। तो सरकार क्या करती है, आकस्मिक निधि से पैसा ले लेती है कि भाई कौन जाएगा, अभी चर्चा करने मौका नहीं है, लाओ पहले पैसा निकालो, बाद में देखेंगे। तो महामहिम उनको जो है पैसा दे देते हैं साहब, उसी को हम बोलते हैं आकस्मिक निधि। मतलब एक समझिएगा कि गुलक्के की तरह काम करता है बेचारा। सामान्यतः साथी, बजट को 6 चरणों में विचार विमर्श करके पारित किया जाता है। जो ये बजट होता है, जो आर्टिकल 112 के तहत आपने देखा, अगर हमें बजट पे चर्चा करना है तो संसद में इसे 6 चरण से गुजरना पड़ेगा। कितने चरण से? 6 चरण से। एक और बना दीजिएगा। तो इन 6 चरणों में से कह रहा है कि संसद की अस्थायी समितियां अनुदान की मांग आदि का विस्तार कर, पड़ताल कर रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। कौन से चरण में? कौन से चरण में अनुदान की मांग की जाती है, ऐसा आपसे पूछ रहा है साथी। तो देखिए, होता क्या है, नॉर्मली जब पहले बजट को रखा जाता है, तो पहली बात तो पहले चरण में क्या किया जाएगा, तो आप कहोगे सर पहले चरण में कुछ ज्यादा नहीं, प्रस्तुतिकरण कर देंगे, यानी बजट को हम प्रस्तुत कर देंगे कि भाई ये बजट रखा गया है, ठीक है। दूसरे चरण में क्या होता है, इस पर आम बहस हो जाएगी, हल्का फुल्का चर्चा हो जाएगा साथी, आम बहस होता है, आम बहस हो जाता है संसद में। कभी आप जाइएगा तो इस समय संसद टीवी करके एक चैनल आता है, तो उसमें आप बजट, उन लोगों ने शायद प्लेलिस्ट बनाया हुआ होगा संसद टीवी, तो वहां पे आप बजट वाले पोर्शन पे आप देखिएगा, तो उनके प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, तो वहां पे आप देखेंगे बजट के लिए आज कहेंगे पहले चरण पर बात हुई, यानी बजट प्रस्तुत किया गया। दूसरे चरण में बजट पर आम बहस कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद साथियों, उस बजट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ समितियां, विभागीय समितियां बनाई जाती हैं, और ये साथी होती हैं समितियां। ये तीसरे नंबर पे साथी विभागीय समितियां, क्या हम देखिए इसके बारे में, समितियां लिख देते हैं कि विभागीय समितियां जो है ये होती हैं साथी, ठीक है। ये समितियां क्या करती हैं, सरकार ने जो भी अनुदान की मांग की हुई है, डिमांड ऑफ ड्राफ्ट, उस अनुदान की मांग को वो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पड़ताल करेंगे साथी, ठीक है, वो सब कुछ करेंगे। फिर उसके बाद फिर अपना प्रपोजल संसद के सामने रखेंगे, ठीक है। फिर चौथे चरण में क्या होगा, अनुदान की मांग पर सदन के अंदर साथी याद रखेंगे मतदान होगा। तो चौथे नंबर पे क्या होगा, जो अनुदान की मांग होगा, ध्यान रखेंगे अनुदान की मांग होगा, इस पर अनुदान की मांग पर साथियों मतदान होगा। ये चौथा चरण होता है बजट का, ठीक है। फिर ये सब हो जाने के बाद पांचवें चरण में हम एक और विधेयक लाते हैं, जिसका नाम है साथी विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक। और इसमें हमें सब कुछ बताते हैं कि भैया हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसा लगाना है, विनियोग विधेयक। और इसके बाद जो अंतिम चरण होता है, ये विनियोग विधेयक पारित होने के बाद तब हमें आता है वित्त विधेयक, और वही वित्त विधेयक साथी बजट का रूप है। ये 6 चरण होते हैं बजट को पास करने के, ठीक है।
तो कौन से चरण में चर्चा वगैरह हुई? तो समितियों ने चर्चा किया। तीसरे चरण के अंतर्गत आप देखिएगा सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए वही सारी बात लिखी होगी। देखिए विनियोग विधेयक आ गया, विभागीय समितियों द्वारा जांच किया गया, आम बहस किया गया, बजट का प्रस्तुतिकरण किया गया। ठीक है, चलिए डाट डाट के अनुसार भारत के संचित निधि पर चार्ज किया गया खर्च। डाट डाट के अनुसार भारत के संचित निधि से किया गया खर्च, से चार्ज किया गया कहिए या से किया गया खर्च संसद में मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद ये बात कहता है कि संचित निधि के तहत अगर कोई खर्च कर दिया जाता है तो संसद में उस पर मत नहीं किया जाएगा, मतदान नहीं किया जाएगा। भाई सरकार जिसके वो चाहे जैसा खर्च करेगा उसकी मर्जी। अब आप लोग उसको कम बेसी नहीं ना कर सकते हैं। तो साथ ही आर्टिकल 113 ये बात कहता है। क्या कहता है जरा सा ध्यान से सुनिएगा। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सुनिए बी 113 कहता है कि संसद में जो अनुमान है उसके संबंध में क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, जो सरकार ने अनुमाने रखी हुई है। तो 113 का एक कहता है कि देखिए भारत की जो संचित निधि पर किया गया खर्च है, संचित निधि से किया गया खर्च है, संसद में मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें चर्चा हो सकती है, उस पर चर्चा कर सकते हैं साहब, लेकिन ये कहिए कि उस पर मतदान करें कि नहीं, कितने लोग चाहते हैं कि ये खर्चा हो, कितने लोग चाहते हैं खर्चा ना हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा 113 का एक कहता है कि आप चर्चा कर लीजिए, अलग बात है, लेकिन आप मतदान नहीं करेंगे साहब। 113 का 2 क्या कहता है, लोकसभा किसी भी मांग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है या मांग में निर्दिष्ट राशि को कम कर सकती है, लेकिन मांग को बढ़ा नहीं सकती है। समझ रहे हैं? मतलब लोकसभा के पास ये पावर तो होता है कि राशि को कम कर दे। लेकिन दोस्त एक बात याद रखिएगा, अभी आप देखेंगे कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव ला दिया जाता है कम करने के लिए, कटौती प्रस्ताव अगर ला दिया जाता है, अब मांग को कम करने का मतलब अर्थगत कटौती लाया जाएगा। भाई कटौती लाएंगे, कटौती प्रस्ताव लाएंगे, इसके लिए बजट पर कटौती करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। तो 3 प्रकार की कटौती प्रस्ताव होती है। अगर किसी नीति में कटौती करना है तो नीतिगत कटौतियां लाना होता है। ठीक है, ऐसे ही टोकन कटौती और अर्थगत कटौती होती है। तो अभी आगे चल के हम तीनों कटौतियां भी पढ़ेंगे। तो वो कटौती कर सकते हैं, इसके अंदर कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रस्ताव लाते हैं तो समझिएगा मंत्रिपरिषद को इस्तीफा दे देना पड़ता है। अच्छा, 113 का 3 कहता है कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा तब जाके आप अनुदान की मांग कर सकते हैं। समझिएगा 3-4 सवाल अनुदान की मांग क्या होता है क्लियर कर लेते हैं। देखिए डिमांड फंड ड्राफ्ट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करिएगा। लोकसभा अनुदान की मांग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। एक लोकसभा के पास पावर होता है साथी, सही है। लोकसभा विनिर्दिष्ट अनुमान की मांग की रकम को कम कर सकती है, ये बात भी सही है। अनुदान की मांग के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। भाई अभी तो हमने कहा कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई भी अनुदान की मांग प्रस्तुत नहीं की जा सकती। तो भाई 1 और 2 आपका हो जाएगा सही जवाब, राइट आंसर है। तीसरा आपका गलत हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही जवाब होगा, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। समझिएगा अनुदान की मांग होता क्या चीज है। अनुच्छेद 113 के अनुसार जो भी व्यय है भारत की संचित निधि पर भारित है। यानी ये कहता है कि अनुच्छेद 113 के जो व्यय होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित है, उस पर संसद में मतदान नहीं करा जा सकता। वो हमने ऊपर आपसे को समझाया, लेकिन संसद में इस पर बहस की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। ठीक है, वो नहीं शब्द हटा दीजिएगा। किंतु इस पर संसद में बहस यानी चर्चा की जा सकती है। बजट में अनुमानित अन्य व्यय को हम अनुदान की मांग के रूप में राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा के समक्ष रखते हैं। साथी देखिए क्या चीजें हैं, इसको मेरी भाषा में समझिएगा। ये बात हम लोग जानते हैं कि जो भी खर्च होगा वो भारत की संचित निधि से खर्च होगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, लेकिन मोदी जी को लगता है कि यार हमें कुछ और खर्च करना है। ठीक है, तो मोदी जी ने कहा कि यार देखिए बजट जो भी अभी तो संचित निधि से जो व्यय हो रहा है उसको तो होने ही दीजिए, लेकिन हमको कुछ और भी जगह पे खर्च करना है। मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें हैं मोदी जी खर्च करना चाहते हैं, तो मोदी जी कहेंगे भाई बजट में, ठीक है, अनुमानित जो अन्य व्यय हैं उसके लिए हमें अनुदान की मांग करेंगे ताकि और भी हमें थोड़ा सा हेल्प मिले। इसके लिए उनको राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, इस पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब लोकसभा के लोग चाहें तो अनुदान की मांग को स्वीकार कर सकते हैं या फिर अस्वीकार कर सकते हैं,
या चाहे तो उसके रकम को कम कर सकते हैं, लेकिन रकम को वो बढ़ा नहीं सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुदान की मांग के संदर्भ में सही है? इस पर राज्यसभा एवं लोकसभा में मतदान हो सकता है। आप मुझे बताइएगा, अनुदान की मांग पर क्या मतदान किया जा सकता है? तो आप कहोगे नहीं सर, मतदान नहीं कर सकते, चर्चा कर सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं, मतदान तो नहीं कर सकते साहब। तो आप कहिए सर मतदान नहीं होगा, गलत कर दीजिए। यदि लोकसभा अनुदान की मांग को अस्वीकार कर देता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ये बात भी सही है साथी। अगर अनुदान की मांग अस्वीकार कर दिया गया लोकसभा के द्वारा तो त्यागपत्र देना पड़ेगा मंत्रिपरिषद को। बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी आपका राइट आंसर। समझिएगा बात को, देखिए अनुदान की मांग पर लोकसभा में मतदान हो सकता है, राज्यसभा में इस पर मतदान नहीं हो सकता। अच्छा, दोनों दिया था क्या ऑप्शन में? एक मिनट, लोकसभा में मतदान, लोकसभा में मतदान हो सकता है, राज्यसभा में इस पर मतदान नहीं हो सकता। एक मिनट, लग रहा है कि ऑप्शन में राज्यसभा लोकसभा दोनों दिया हुआ साथी। दोस्तों इसको सही करिएगा, मैंने राज्यसभा पर फोकस नहीं किया। राज्यसभा में इस पर मतदान नहीं हो सकता, लोकसभा में मतदान किया जा सकता है, तभी तो उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। एक मिनट रुक जाइए, सिर्फ ऊपर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे साथी, ठीक है, रुक जाइए, ये ठीक है। क्योंकि अब देखिए अन्य जो व्यवस्था है, कंफ्यूजन मत करिएगा। देखिए संचित निधि पर मतदान नहीं होगा, घबराइएगा मत। देखिए संचित निधि पर इस पर मतदान नहीं होगा। संचित निधि के अतिरिक्त अन्य जो व्यय करना है उसके लिए सरकार जो है अनुदान की मांग करती है। ठीक है, अनुदान की मांग करती है, ध्यान देखिएगा। और इस अनुदान की मांग पर साथी लोकसभा में तो चर्चा हो सकती है, मतदान हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में मतदान नहीं हो सकता। तो ये वाला भी गलत है, अस्वीकार कर देती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना। इस कंडीशन में ये वाला आपका क्या हो जाएगा साथी, गलत हो जाएगा। लोकसभा में तो मतदान हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में मतदान नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। माफ करिएगा, थोड़ा गलती हो जाता था, गलती लेकिन नहीं होने पाया, बच गया, है ना। तो इस कारण से सही जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा साथी? बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए समझिएगा, इसीलिए व्याख्या में कभी कभी हो जाता है मानवीय भूल भी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अनुदान की मांग पर लोकसभा में मतदान हो सकता है, राज्यसभा में इस पर मतदान नहीं हो सकता। यदि लोकसभा अनुदान की मांग को अस्वीकार कर देती है या उसमें कमी करने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसे अविश्वास प्रस्ताव के, भाई हमें नहीं भरोसा कि आप पैसा कहीं खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए लोकसभा कहे कि हमें विश्वास नहीं है कि पैसा जो है सही मामले में खर्च किया जाता है, तो जो है सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि वह एक अविश्वास प्रस्ताव का रूप धारण कर लेता है साथी। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। तो आपने देखा सब कुछ पारित हो चुका है, बजट जो है चल चुका है, और अनुदान की मांग आपने समझ लिया कि अनुदान की मांग भी प्रस्तुत हो चुकी है, स्वीकार कर लिया गया है। अब साथी हम इसके बाद लाएंगे विनियोग विधेयक। क्या होता है समझिएगा कि विनियोग विधेयक क्या चीज होती है, क्योंकि आपने देखा पहले चरण में हमने बजट को रखा, दूसरे चरण में थोड़ी सी बहस भी हो गई है, तीसरे चरण में आपने देखा कि अनुदान की मांग को हमने समझा क्या होता है अनुदान की मांग, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि विनियोग विधेयक क्या होता है साथी, और इसके बारे में कहाँ पे उपबंध दिया गया, तो इसके बारे में अनुच्छेद 114 में दिया गया। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि 112 में, तो आप कहोगे वार्षिक वित्तीय विवरण, 113 में तो आप कहोगे सर ये तो अनुदान की मांग से संबंधित है, और मैं आपसे कहूंगा 114 तो आप कहोगे सर यह विनियोग विधेयक से संबंधित है साथियों। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अब समझिए विनियोग विधेयक क्या होता है। इसमें कहा गया है कि संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता। अब देखिए कोई पैसा, अब जानते हैं कि भारत सरकार के सारे व्यय कहाँ से किए जाएंगे, तो वो सारे व्यय किए जाएंगे कहाँ से, तो आप कहोगे सर संचित निधि से किए जाएंगे। अब सरकार ने कहा है कि हमें अनुदान की मांग करनी है, तो अब देखिएगा आप ये बात जानते हैं कि मान लीजिए ये जो गोलक्का है भाई, यही हमारा है भारत की संचित निधि, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीपीएफ है, सीएफआई है साथी। और इसके लिए जानते हैं सरकार, भाई सरकार का सारा खर्चा यहीं से होता है। तो साथ ही बजट रखा गया, वो बात अलग हुई, बजट की चर्चा हुई, वो अलग बात हुई। सरकार ने कहा देखिए हमें जो है कुछ और अनुदान की चाहिए, यानी कुछ और पैसा चाहिए, कुछ काम और करना है, इसलिए तो अब तो पैसा यहाँ से निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर पैसा बिना वहां से निकाले कैसे काम चलेगा, और पैसा तो ऐसे तो है नहीं जाओ निकालो, नहीं। इसके लिए साथी आप जानते हैं कि यहाँ से पैसा निकालने के लिए आपने एक बार अभी पढ़ा है कि यहाँ से पैसा बिना संसद की अनुमति के निकलेगा नहीं। आप कहोगे हाँ सर ये बात तो सही है,
और मैंने आपसे कहा कि संसद को कुछ कहना है, कुछ करना है अगर, तो संसद क्या करेगा, विधेयक लाएगा या प्रस्ताव लाएगा, कुछ तो करेगा ही। तो अब यहाँ से पैसा निकालने के लिए, किस काम के लिए, अनुदान की मांग को पूरा करने के लिए संसद में एक विधेयक लाया जाएगा जिसका नाम है विनियोग विधेयक। क्या नाम है साथी, विनियोग विधेयक साथी, ठीक है। अच्छा, तो क्लियर हो गया होगा कि अनुदान की मांग प्रस्तुत करने के बाद लोकसभा में ही विनियोग विधेयक रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है, लोकसभा में ही विनियोग विधेयक रखा जाता है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और इस विधेयक में क्या होगा, तो इस विधेयक में अनुदान की मांग और भारत के संचित निधि पर भारित जो व्यय होगी वो सब कुछ दिया रखेगा। जो अनुदान की मांग आपने किया है और भारत के संचित निधि से कैसा कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा, वो सब दिया गया है। तो साथ ही अगर कहा जाए तो विनियोग विधेयक धन विधेयक का ही एक रूप होता है, यानी विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है और उसे धन विधेयक की प्रक्रिया के अनुसार ही पारित किया जाता है। यानी इसे पारित करने के लिए आर्टिकल 110 को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे धन विधेयक पारित किया जाता है। अब देखिए, अगर आप चाहें तो आप कमेंट करिएगा कि सर कैसे पारित किया जाता है धन विधेयक, तो हम आपको एक छोटा सा वीडियो बना के ये बात समझा सकते हैं। लेकिन फिलहाल में इतना समझिएगा कि विनियोग विधेयक भी उसी तरह से पारित किया जाता है जैसे धन विधेयक पारित किया जाता है। उन्हीं चरणों से गुजरता है जिन चरणों से धन विधेयक गुजरता है। साथ ही संसद में कोई भी काम करने के लिए, चाहे साधारण विधेयक हो, चाहे संविधान संशोधन विधेयक हो, चाहे वित्तीय विधेयक हो, चाहे धन विधेयक हो, इन चारों विधेयकों को जैसे ही लोकसभा में गुजरना पड़ता है वैसे ही राज्यसभा में भी गुजरना पड़ता है। वही चरण है, वही प्रक्रिया है। लेकिन हमारे लिए यहाँ उतना डीपली नहीं चलना है कि उन सारे चरणों को समझें, सारी प्रक्रियाओं को समझें। क्लियर है ये बात? बस इतना याद रखिएगा कि विनियोग विधेयक के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हम धन विधेयक के लिए अपनाते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगला करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुदान की मांग के संबंध में सही है? इस विधेयक में ऐसा कोई संशोधन प्रस्तापित नहीं किया जाएगा जो अनुदान की राशि में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने या भारत के संचित निधि पर भारित रकम में परिवर्तन करने वाला हो। तो ये बात तो सही है भाई, ऐसा कोई चेंजेस हम इसमें नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही है साथी। दूसरा, इस प्रकार के किसी भी संशोधन का विनिश्चय पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर आप कोई, मान लीजिए कोई संशोधन अगर आप अनुदान की मांग में लाते हैं तो वो संशोधन उसमें अनुदान की राशि में परिवर्तन करता है या उसके लक्ष्य को बदल देगा या भारत के संचित निधि पर भारी रकम में परिवर्तन करता है, इन सब का निर्धारण कौन करेगा? तो वो करेंगे पीठासीन अधिकारी, यानी लोकसभा के स्पीकर करते हैं साथी। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, वही बातें लिखिए। अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में उपबंध किया गया है? सरकार का अभी भी नहीं मन भरा साथी। अब सरकार अन्य ग्रांट्स की बात करेगा, अदर ग्रांट्स की बात करेगा साथी। अदर ग्रांट्स वैसे कई तरीके से है। अनुच्छेद 115 और 116 में अन्य अनुदान के बारे में यानी अदर ग्रांट्स के बारे में बात की गई है। क्या होता है अदर खर्चा? तो सरकार कहेगी यार देखो ये हमने योजना चलाई है या ये हमने सेवा दिया, इस सेवा में इतना पैसा कम पड़ रहा है तो इस पर भी चर्चा हो जाए, तो वहां से भी पैसा निकालती है सरकार, है ना, जैसे आपके गांव के प्रधान निकलते हैं वैसे। तो मेरे भाई ये बात की गई है अनुच्छेद 115 और 116 में, लेकिन दोनों दिया हुआ है। तो दोनों दिया है तो सवाल भी तो अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की बात कर रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ अदर ग्रांट्स देता तो दोनों हो जाता साथी, अदर ग्रांट्स मतलब कि अन्य अनुदान, तब दोनों आर्टिकल इसी से संबंधित है। पर लेकिन ये अलग से दे दिया, तो ये देखिएगा अनुच्छेद 115 में दिया गया है अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान क्या होता है ये, तो ये दिया है 115 में। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 115 तथा 116 के तहत असाधारण या विशेष परिस्थितियों में बजट के अतिरिक्त कुछ अन्य अनुदान संसद द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी किसी विशेष परिस्थिति में संसद और भी रुपया दे सकती है। अनुच्छेद 115 में कहा गया है क्या कि इसमें एक अनुपूरक अनुदान होता है, अतिरिक्त या अधिक अनुदान होता है। 116 कहता है कि इसमें हम 3 अनुदान देते हैं, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। 3 तरह का और हेल्प करते हैं, यानी 5 तरीके से और मदद मिल सकता है पैसा निकालने में। कैसे कैसे देखिए, जब विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत कोई रकम, मान लीजिए कि विनियोग विधेयक में कोई आपने रकम डाल दिया, लेकिन कह रहा है कि जब विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत कोई रकम किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए कम पड़ गई हो या कोई नई सेवा जिसका उल्लेख बजट में ना हो के लिए धन की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक मांग रखवाती है जिसे हम अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग कहते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग कहते हैं। मान लीजिए, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि विधेयक पारित हो गया साथी, विनियोग विधेयक पारित हो गया, आप जानते हैं यहीं से पैसा निकालना है संसद के संचित निधि से, आपको यहाँ से यही तो निकलेगा। और मान लीजिए कि जो रकम आपने बताया था उस रकम आपने कोई ऐसा स्कीम लॉन्च किया या कोई ऐसा पद आपने बनाया और उसके खर्चे के लिए वो पैसा पड़ गया कम, पैसा पड़ गया कम, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से कहेगा कि महाराज पैसा कम पड़ गया जी, अब क्या? तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे साथी, एक प्रस्ताव रखवाएंगे फिर से संसद के सामने, ठीक है, एक मांग रखेंगे जिसका नाम होगा अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग। तो इस पर फिर चर्चा विचार संसद करके फिर जो है पैसा देंगे साथियों। तो ये बात समझ में आ गया, तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान कब करेंगे, जब मान लीजिए कोई विशिष्ट सेवा है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उसके खर्च में कमी पड़ गई है तब, ठीक है। अच्छा, और रखवाता कौन है, तो संसद, ना कि मंत्री, सॉरी राष्ट्रपति रखते हैं, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। अच्छा, एक और होता है साथी अधिक अनुदान, जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा के लिए अनुदान की रकम से अधिक रकम उस सेवा पर व्यय हो गई हो, तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में अधिक अनुदान की मांग रखवाते हैं। मान लीजिए मोदी जी ने कहा कि यार देखो, बजट में एक कोई योजना लाए हैं, मान लीजिए कि अभी हाल ही मान लीजिए किसान के लिए, जो किसानों के लिए मान लीजिए कोई योजना लाए हैं साथी, है ना, और इसके लिए इन्होंने 100 करोड़ रुपए का बजट रखा। लेकिन मोदी जी भाई जानते हैं बहुत मेहनती आदमी है, वो किसान के लिए 10 सालों से कर रहे हैं और हर साल जो है आप देखेंगे तो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए खर्च करते हैं और आज तक खाद नहीं मिल पा रही है, 500 रुपए मिल रही है। तो 10 वर्षों में इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया और खाद आज तक अच्छे से नहीं मिल पा रही है। लेकिन मान लीजिए कि मोदी जी का ये योजना है और किसानों पर मोदी जी ने 105 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, तो अभी जो 5 करोड़वा है इसके लिए राष्ट्रपति से कहेंगे साहब एक काम करिएगा, आप अधिक अनुदान की मांग रखिएगा। तो राष्ट्रपति कहेंगे एक काम करिएगा, आर्टिकल 115 का प्रयोग करके हम अधिक अनुदान की मांग करते हैं कि हमारा पैसा ज्यादा खर्च हो गया है। लेकिन साथियों एक बात और ध्यान रखना होगा कि अगर अधिक अनुदान की मांग रखनी है तो हमें इसके लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ सरकार के बारे में उनका पैसा कौड़ी वगैरह आय व्यय सब कुछ चेक करते रहते हैं। तो लोक लेखा समिति, ये समिति सरकार जो व्यय करती है उसके बारे में अकाउंटेट करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं। जब तक ये नहीं कहेंगे कि हाँ इतना 105 खर्च हुआ है तब तक नहीं माना जाएगा। तो लोक लेखा समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये समिति जब कह देगी तभी जो है अदर ग्रांट से नहीं मिलेगा। तो आज आप गूगल पे जाइएगा, देखिएगा मोदी जी ने कितना अदर ग्रांट्स मांगा है, यानी एक्सेस ग्रांट इन्होंने कितना रुपया मांगा है, आप देख करके हैरान हो जाएंगे दंग रह जाएंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट। इसीलिए तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन लेखानुदान यानी वोट्स ऑन अकाउंट्स के संदर्भ में सही है साहब? यह संघ सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए भारत के संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है, निश्चित अवधि के लिए देता है, बात सही है। दूसरा कह रहा साथी कि यह सामान्यतः पूरे वर्ष के लिए अनुमानित व्यय के 6वें भाग के बराबर होता है, लेखानुदान। तो ये भी सही है, 6वां भाग ही दो मतलब मान के चलिए कि 2 साल में जितना 2 महीने में जितना खर्च होता है पूरे साल का। मान लीजिए कि अगर मोदी जी अपना कपड़ा में पूरे साल 12,000 रुपए खर्च करते हैं, तो अगर वो चाहें तो लेखानुदान करके तो 2,000 रुपए जो है संसद से मांग सकते हैं कि लाइए मुझे ड्रेस सिलवाना है, ठीक है, तो ऐसा वो कर सकते हैं। तो 6वें भाग के बराबर होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। लेखानुदान जो है वो 6वें भाग के बराबर होता है, जो अनुमानित व्यय होगा पूरे साल का उसका 6वां भाग जो है दिया जाएगा। अगर सरकार 100 करोड़ खर्च मतलब 1200 करोड़ खर्च करती है तो उसे 200 करोड़ मिल सकता है लेखानुदान के माध्यम से। साथ ही आर्टिकल 116 में 3 तरह के अनुदान की बात करता है, एक तो लेखानुदान, एक प्रत्यानुदान और एक अपवादान अनुदान। हमको लेखानुदान के बारे में थोड़ा सा जानना है। यह एक प्रकार का अग्रिम व्यवस्था होता है, यह किसी कारणवश किसी वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए अनुमानित व्यय हेतु विनियोग विधेयक पारित करना संभव नहीं हो तो लोकसभा ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम अनुदान भारत के संचय निधि से दे सकता है। साथी जैसे कह रहा है कि देखिए, मान लीजिए कि किसी वित्तीय वर्ष में किसी भाग के लिए कुछ रुपया ज्यादा खर्चा करना हो तो इसके लिए विनियोग विधेयक बार बार नहीं लाया जाएगा। लोकसभा चाहे तो भारत के संचय निधि से अग्रिम अनुदान दे सकता है, इसी को हम लेखानुदान कहते हैं। साथी यह संघ सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए भारत के संचय निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। यह सामान्यतः पूरे वर्ष के लिए अनुमानित व्यय का 6वें भाग के बराबर होता है, यानी पूरे साल में जितना रुपया खर्च करेंगे उसके 6वें भाग के बराबर लेखानुदान मिल सकता है। क्या कर रहा है, लोकसभा किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु कोई ऐसा अनुदान पारित कर सकेगी
जो किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं है, इसे क्या कहेंगे? 1 रुपया और भी सरकार यहाँ से देगी। साथ ही इसे हम अपवादानुदान कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाद के रूप में, अपवादानुदान इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो दोनों को समझ लीजिएगा आप। देखिएगा, प्रत्यानुदान क्या होता है? यदि किसी सेवा का स्वरूप विस्तृत हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि योगी जी ने कहा कि हम 60,000 पुलिसकर्मी का अपॉइंट करेंगे, लेकिन बाद में योगी जी बार बार पुलिस की वैकेंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80,000 और इसी में जो है सबको खुश कर देंगे। तो अब तो बड़ा हो गया। नहीं, योगी जी की बात नहीं, केंद्र की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो किसी सेवा का स्वरूप विस्तृत हो जाता है जिस कार्य से वार्षिक बजट के साथ वो नहीं दिया जा सकता, तो ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से धन अनुदत्त कर सकती है और इसी को हम प्रत्यानुदान कहते हैं। अपवादानुदान, लोकसभा किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु कोई ऐसा अनुदान पारित कर सकती है जो किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं है, अर्थात जो बजट में शामिल नहीं है, इसके लिए अपवादानुदान सरकार को दे देती है कि ले जाइए, चलिए, भले बजट में नहीं था लेकिन जरूरत था इसलिए आपने लाया, इसलिए आप इसको पैसा रख लीजिए। अगला सवाल साथी, मुझे समझ में आ गया होगा कि अब आप इतना समझदार हो गए हैं कि आर्टिकल 115 और 16 सब कुछ बता सकते हैं, है कि नहीं है? अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि सरकार के बजट में कटौती के लिए कुछ प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, और जब ऐसे प्रस्ताव लाए जाते हैं तो साधारण तौर पर मंत्रिपरिषद को पूरा हिल जाना पड़ता है साथी। कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं, इसलिए आपके क्वेश्चन में 2021 का ये सवाल है जो मैं उठाया हूँ। करा के निम्नलिखित में से कौन सा कटौती प्रस्ताव एक प्रकार का नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? तो बजट में कट करने के लिए सरकार लाती है, संसद में आती है कटौती प्रस्ताव साथी। 3 तरह की कटौतियां, नीति कटौती, अर्थव्यवस्था कटौती या टोकन कटौती। सटीक कटौती कोई कटौती नहीं होती है, ये गलत कर दीजिए। और हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो डी वाला ही नहीं है। ठीक है, देखिएगा, कटौती प्रस्ताव बजट की मांगों में कटौती हेतु रखा जाता है। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पास हो जाने के बाद सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर ये पास हो गया ना तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। कटौती प्रस्ताव पर स्वीकृति देना पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। ये सबसे खतरनाक मोड़ है, मतलब कि कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा कि नहीं, ये पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा स्पीकर चाहेंगे तभी हो पाएगा साहब। कटौती प्रस्ताव के 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत, अर्थगत और प्रतीक कटौती। समझिएगा, डाट डाट प्रस्ताव किसी विशिष्ट मद के लिए मांगी गई राशि में कमी करने के लिए लाया जाता है। तो किसी विशिष्ट योजना के लिए, तो नीति मतलब योजना, आपको यहाँ से नीति मतलब योजना, लेकिन ना ये कह रहा है कि प्रस्ताव किसी विशिष्ट मद के लिए मांगी गई राशि में कमी करने के लिए इसको साथियों लाया जाता है। तो ये होता है अर्थगत कटौती। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? सी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा, नीतिगत कटौती क्या होता है कि यह प्रस्ताव किसी विशेष मांग के तहत आने वाली किसी नीति को अस्वीकृत करने के लिए लाया जाता है। इसके द्वारा मांगी गई राशि में 1 रुपए की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है और यह सबसे गंभीर रूप होता है कटौती प्रस्ताव का। अर्थगत कटौती में क्या होता है साथी? यह प्रस्ताव किसी विशिष्ट मद के लिए, किसी विशिष्ट काम के लिए मांगी गई राशि में कमी करने के लिए लाया जाता है। इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य होता है खर्च में कमी लाना। जबकि टोकन कटौती, यह प्रस्ताव सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित किसी विशेष विषय के संबंध में विरोध प्रकट करने के लिए लाया जाता है और इसमें 100 रुपए की कटौती की जाती है, मतलब प्रस्ताव रखा जाता है साथी। और तीनों में से कोई भी पारित हो गया तो समझिए सरकार आपका गया। अब आपने देखा साथी, ये सब इतना ज्यादा प्रक्रिया है, इतना ज्यादा तामझाम है, संसद अकेले कैसे करेगा? और खास करके हमारे संसद में तो ऐसे ऐसे जीव मात्र बैठे हुए हैं जिन्हें किसी भी विषय का विशेष ज्ञान नहीं है साथी। तो इसके लिए संसद अपने कामों को करने के लिए, कार्य संचालन के लिए समितियां बनाता है, जिसे हम संसदीय समितियों के नाम से जानते हैं। और ये कई सारी समितियां होती हैं, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ 3 से 4 समितियां हैं। उसके बारे में आइए हम समझते हैं। सिर्फ 3-4 समितियों को पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। करा कि संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अस्थायी समितियों का गठन प्रतिवर्ष एक निश्चित समय के लिए होता है तथा इनका कार्य सतत रूप से चलता रहता है। ये बात बिल्कुल सही है, अस्थायी समितियां बनाई जाती हैं और 1 साल के लिए गठित होती है और सतत रूप से चलती रहती हैं, सही है। जो तदर्थ समितियां होती हैं, इनके गठन आवश्यकता अनुसार किया जाता है तथा इनका कार्य समाप्त होने पर इनका अंत कर दिया जाता है। ये भी सही है, आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। सब दोनों यहाँ पे सही है। देखिए सर, जो मैंने कहा वही ये लिखा है, अगला क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, वित्तीय समितियां कौन से नहीं होती हैं? अब देखिए, कई सारी समितियां होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं, तो वित्तीय समितियां अस्थायी समितियां ही होती हैं। वित्तीय समितियों में प्राक्कलन मोस्ट इंपोर्टेंट, लोक लेखा मोस्ट इंपोर्टेंट, लोक उपक्रम उपक्रम होता है, उपक्रम ने उपक्रम। आचार समिति साथी यह वित्तीय समितियां नहीं होती, विभागीय समितियां होती हैं। तो डी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर, सही से। ठीक है, देखिए,
वही बात लिखा, अगला देखिएगा। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति से ही सवाल ज्यादातर आते हैं, ठीक है। इस समिति का गठन केवल लोकसभा में किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, सही है। इस समिति में मंत्रिपरिषद का सदस्य शामिल रहता है, ये बात गलत है। मंत्रिपरिषद का सदस्य साथियों प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं होता है। डी हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब, यानी राइट आंसर। देखिए, प्राक्कलन समिति की बात करेंगे तो संसद की जो अस्थायी समितियां होती हैं, यह होती हैं साथी, यह सबसे बड़ी अस्थायी समिति होती है। और इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है, और इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कोई मेंबर इसमें नहीं रहता है। समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अपने ही सदस्यों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा 1 वर्ष के लिए करती है। 1950 में पहली बार इस समिति का गठन किया गया था। उस समय जॉन मथाई साथियों वित्त मंत्री थे। उनके समय में 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। अगला, भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षक के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयन समिति को, मैंने आपसे भी क्या बताया था, लोक लेखा समिति से पूछना पड़ेगा। अगर अनुदान की मांग में एक्सेस कुछ करना है तो हमें पूछना पड़ेगा साहब। तो आपको सर लोक लेखा समिति बिल्कुल सही हो जाएगा, डी हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब, यानी राइट आंसर। देखिएगा, इस समिति का पहली बार गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, यानी सबसे पुरानी समिति है साथी। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से भी होते हैं, राज्यसभा से भी होते हैं। लोकसभा के कुल 15 होते हैं, राज्यसभा के कुल 7 होते हैं। किसी भी मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं, याद रखिएगा, मैंने नियुक्त करते हैं। यह समिति सरकार के सभी वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों की जांच करती है। समिति का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितता को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना है साथी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोक लेखा समिति, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट समिति है, इसके संबंध में सही है? कहा कि यह समिति नियंत्रक तथा महालेख परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। तो लोक लेखा समिति का काम ये बिल्कुल सही है, ये प्रतिवेदनों की जांच करती है साथी, है ना। यह समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त संबंधित लेखाओं का जांच करेगा। तो अभी आपने देखा बिल्कुल करता है कि नहीं है? तो आपको सर ये सब आसान सवाल हमने पढ़ा है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्यय का भी परीक्षण करती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र व पथ प्रदर्शक कहते हैं। यह सवाल भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। इस समिति के कुछ और कार्य होते हैं, जैसे समिति भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की भी जांच करती है। लोक लेखा समिति भारत सरकार की विनियोग तथा वित्त संबंधित लेखाओं की जांच करती है। साथ ही किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर अतिरिक्त जो धनराशि व्यय किए जाने पर, आपने भी देखा कि नहीं, अतिरिक्त मैंने कहा ना कि सेवा पर अतिरिक्त खर्च हो जाएगा तो अतिरिक्त अनुदान की राशि मांगी जाएगी सरकार के द्वारा, एक्सेस ग्रांट जिसे आप बोलते हो। तो ये उस पे उसके कार्डों की जांच करेगा, कहा इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ, फ्रॉड तो नहीं कर रहा सरकार, ऐसा, ठीक है। विशेषाधिकार समिति, जिसका कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। इस समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो अभी आपने देखा विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में भी पढ़ा, और ये साथियों विशेषाधिकार समिति होती है, जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं साथी। मतलब लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, वैसे कुल टोटल 35 सदस्य में 25 सदस्य इसमें होते हैं। तो लोकसभा से पूछा है ना, लोकसभा में कितने होते हैं? तो 15 होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखें, विशेषाधिकार समिति की बात करेंगे तो इस समिति का कार्य क्या होता है? सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना। यह समिति सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और उपयुक्त कार्यवाही की जांच करता है। यानी यह एक अर्ध न्यायिक समिति है। बस यही सवाल हमसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध न्यायिक समिति है? तो जवाब होगा साथी विशेषाधिकार समिति। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं। अगला, जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन करते हैं, तब उन समितियों को हम क्या कहते हैं? तो क्या करा कि जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए, अच्छा, विचार करना है, अलग अलग विचार करना है, तो साथ ही इसे हम कहते हैं प्रवर या फिर संयुक्त प्रवर समिति। ये प्रवर समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। ये अस्थायी समितियां होती हैं, अस्थायी समिति होती है। तो पहला हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब। देखिएगा, तदर्थ समितियां कह सकते हैं या अस्थायी कहिएगा, जिसे कुछ समय के लिए अपॉइंट किया जाता है, बाद में इसका विघटन कर देते हैं जब ये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देता है। ये 2 तरह से होते हैं, जिसे हम प्रवर समिति कह सकते हैं या संयुक्त प्रवर समिति कहें,
और किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए जांच समिति बन सकती है। तो आपने बार बार सुना होगा कि लोकसभा की जांच समिति का गठन किया गया है। तो जांच समिति का मतलब कि यह एक तदर्थ समिति बनाई गई है जो कि कुछ कम समय के लिए बनाया गया है। जैसे मान लीजिए ये समिति का गठन किया गया, तो जैसे समिति ने अपना रिपोर्ट दे दिया तो इस समिति को भंग कर दिया जाता है। जैसे अभी आपने वक्फ बोर्ड को लेकर के देखा था, तो एक तदर्थ समिति बनाई गई थी जो वक्फ बोर्ड को लेकर के चर्चा करी थी, तो समिति ने अपना रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद जो है उस समिति को खत्म कर दिया गया। तो तदर्थ समितियां ऐसी समितियां होती है, अस्थायी तो 1 साल तक चलेगी ही चलेगी, ठीक है। प्रवर समितियां या तदर्थ समितियों की महत्वपूर्ण समिति होती है। किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए इस समिति का ही गठन किया जाता है। जब संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा हो, किसी विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए अलग अलग समितियां गठित करती हैं, तब उन समितियों को हम साथी प्रवर समिति कहते हैं। मतलब कि लोकसभा के भी सदस्य इसमें होंगे, राज्यसभा के भी सदस्य इसमें होंगे, क्योंकि किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दोनों लोगों ने अपने अपने सदस्य इसमें भेजे हुए हैं, उसे हम प्रवर समिति बोलते हैं। और संयुक्त रूप से अगर भेज रहे हैं दोनों लोग, तो उसे हम संयुक्त प्रवर समिति के रूप में जानते हैं। इसमें अधिकतम 45 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 30 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य साथियों राज्यसभा से हो सकते हैं। अगला डाटा किसी राजनीतिक दल द्वारा जारी किए जाने वाला आवश्यक निर्देश होता है जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है। तो एक शब्द का प्रयोग करते साथ इसका नाम है व्हीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिएगा, एक आपने नाम सुना होगा गिलोटीन। तो गिलोटीन एक ऐसा प्रोसेस होता है साथी जब अधिकांश मांग बिना चर्चा के पारित हो जाता है। संसद में अधिकांश ऐसे मांग होते हैं जो बिना चर्चा के जब पारित होने लगते हैं धड़ाधड़ धड़धड़, तो उसको बोलते हैं गिलोटीन हो रहा है, वहां पे गिलोटीन प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसे रोकने का तरीका है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। एक होता है साथी अंतर प्रदान। वह संसदीय प्रक्रिया जिसके तहत किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग की जाती है, तो उसे बोलते हैं अंतर प्रदान करना। व्हीप क्या होता है? यह किसी राजनीतिक दल द्वारा जारी किए जाने वाला आवश्यक निर्देश होता है जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है। और अगर आप इस व्हीप का उल्लंघन कर देते हैं तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। राहुल गांधी के ऊपर बहुत बार ऐसा कार्रवाई हुआ है, ठीक है, ठीक है। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अब साथियों ये संसद से यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, और अगर बनेगा भी तो मैं अभी आपको एक क्विज सेशन कराऊंगा जहां पे मैं सारे क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हजारों क्वेश्चन उस पर कराऊंगा। वैसे तो आप जानते हैं कि ये जो मैं 30 सेट कराऊंगा इसमें मेरा उद्देश्य साथियों 1200 सवाल सॉल्व कराना है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, वो तो होगा ही। इसके अतिरिक्त जैसे हमारा ये 30 सेट कंप्लीट होता है, अब तो डेली वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। कई सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस में करा डालेंगे। देखते हैं 14 में 14 कैसे नहीं आता है। साथियों कह रहा कि अब देखिए राष्ट्रपति कुछ अध्यादेश जारी करते हैं, तो 5 सवाल हम अध्यादेश से देख लेते हैं। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, अब आपको अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो आपने भाग 5 पढ़ा, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित था आपको याद करिए। तो मैंने आपसे कहा था कि यह संघ सरकार से संबंधित है साहब, इसे संघ सरकार से संबंधित है। मैंने कहा था कि इसमें हम कई अध्याय पढ़ते हैं, तो हमने कहा था कि इसमें हम अध्याय 1 पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका क्या आपने ये पढ़ लिया? तो आप कहोगे हाँ सर हमने पढ़ लिया। संघ की कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक था? तो आप कहोगे सर संघ की कार्यपालिका आपने 52 से लेकर के 78 तक पढ़ाया, जिसमें हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में पढ़ाया, ठीक है। फिर आप कहोगे सर अध्याय 2 भी आपने पढ़ाया, बिल्कुल। आप कहोगे सर आपने अभी अध्याय 2 खत्म किया, और अध्याय 2 में भारत की संसद के बारे में दिया गया था, यानी आर्टिकल्स 79 से लेकर के 122 तक, सर आपने ये भी हमें पढ़ा दिया। फिर हमने आपसे कहा था कि सर इसके बाद एक तीसरा चैप्टर होता है जो अध्याय 3 होता है, इसका अध्याय 3, और इस अध्याय 3 में साथी हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश। क्या पढ़ते हैं? अध्यादेश के बारे में, जो कि आर्टिकल 123 के बारे में। तो इस लिहाजन से, इस हिसाब से जो ये वाला क्वेश्चन है साथी अध्यादेश, ये हमारा अध्याय 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं। उसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 123। फिर इसके बाद आ जाता है अध्याय 4 जिसमें हम उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 5 में हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 148, ठीक है। चलिए, तो साहब कहाँ दिया गया? तो आप कहोगे सर अनुच्छेद 123 में भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 3 के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का अगर सत्रवसान हो जाता है, सत्रवसान का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आपको मैंने बताया था कि भाई अगर देखिए संसद का सत्रवसान कर दिया जाता है, इसका मतलब सत्रावसान किया था, इसका मतलब संसद को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है उसकी बैठक को। समझ में आई बात? ये कुछ महीने
या कुछ दिन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं, बात और है कि एक साल में मानी कहीं दो बैठकों के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं हो सकता संसद की, तो यानी मैक्सिमम सत्रावसान 6 महीने तक ही रह सकता है, मैक्सिमम रह सकता है। और 6 महीने 5 महीना कुछ दिन तक रह सकता है साथी, ठीक है। 5 महीना 29 दिन तक रह सकता है, ऐसा मान के चलिए, क्योंकि 6 महीने में भाई बैठक तो दो होना ही पड़ेगा, है ना। तो सत्रावसान का मतलब कुछ समय के लिए सत्र नहीं चल रहा होगा। तो उस कंडीशन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के 123 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। अध्यादेश का प्रभाव और शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती है, परंतु ये प्रकृति से अल्पकालीन होती है, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए साथी कि इस क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आज जो तारीख है, मान लीजिए कि आज की तारीख है 23 सितंबर, ठीक। और संसद का साथी सत्रवसान हो गया है, कब तक के लिए हो गया है, मान लीजिए 10 अक्टूबर के लिए, ठीक है। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के लिए सत्रवसान की घोषणा कर दी गई है, कुछ ऐसा हो गया था संसद में। तो अब 23 सितंबर 10 अक्टूबर के बीच में कोई काम, कोई विधेयक कुछ भी नहीं पारित होगा। बीच में मान लीजिए देश में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, मतलब पंजाब सॉरी जो नेपाल की स्थिति वो बन जाती है। तो इस स्थिति में कानून बनाने, बिना कानून के कुछ होगा नहीं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इस विशेष परिस्थिति में अपना अध्यादेश ला सकते हैं। भाई आप जानते हैं कानून तो संसद ही बनाएगा, लेकिन संसद का क्या हो चुका है, सत्रवसान हो चुका है, तो कानून अब कौन बनाए। तो भाई अब कानून बनाएंगे महामहिम यानी राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति किसकी सहायता से, मंत्रिपरिषद की सहायता से। मंत्रिपरिषद भाई लोकसभा में बैठेगा, वो भी बंद हो चुका है, लेकिन कहता है मंत्रिपरिषद मदद करता है साथी, है ना। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, और इनकी अध्यादेश की वही शक्ति, वही पावर होंगी जो कि लोकसभा सॉरी जो कि संसद के द्वारा पारित किए गए विधेयक की होती है, वही शक्ति होगी। लेकिन ये जो अध्यादेश साहब जारी करेंगे, इस अध्यादेश का समय जो है साथी वो अल्प होगा, कम होगा। कैसे होगा अभी समझते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है, सही है। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं निष्क्रिय हो जाता है। पहली बात तो 3 सप्ताह पे नहीं होता, निष्क्रिय 6 सप्ताह पे होगा, अगर संसद उस पर काम नहीं करेगी तो साहब ये वाला कर दीजिए गलत, पहला कर दीजिए आंसर सही, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब सुनिएगा साहब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, देखिएगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश की जो शक्ति होती है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से किसी भी एक सदन में सत्र नहीं चल रहा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी विधेयक बिल को पास होने के लिए दोनों सदनों का चलना आवश्यक है साथी, दोनों सदन से ही पारित होना है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक नहीं है, तब उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो। भाई तभी तो कह रहा कि दोनों में से कोई एक भी चल रहा हो तभी जारी कर सकते हैं। जब संसद के दोनों सदन का सत्र चल रहा हो, अगर उस समय अध्यादेश लाएंगे तो वो तो अमान्य हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं उसका। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। मतलब इसका मतलब साफ है कि ये विधायिका के समानांतर, जैसे विधायिका का नियम करके, रूल पारित करके उसके बराबर ये शक्ति इनको नहीं है साहब। ये जो है एक शक्ति इनको दी गई है कि मान लीजिए किसी विशेष परिस्थिति में आप इसको जारी कर दीजिएगा। हालांकि सरकार कभी कभी इसका दुरुपयोग कर ली है, पिछली सरकार ने इसका दुरुपयोग भी किया है, जैसे इंदिरा जी के समय में हुआ था। तो करते रहते हैं मनमानी, सरकार तभी भी की है, तभी भी आज राहुल गांधी को इतना संघर्ष करना पड़ता है। मोदी जी ने भी अपने जीवन में कई सारी चीजें होती रहती है, राजनीतिक गतिविधियां हैं भारत में, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में सही है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति है। क्या आप कहेंगे इसके बारे में, तो आप कहोगे नहीं सर, समानांतर उसके जैसा शक्ति नहीं है। नहीं नहीं, शक्ति तो है, जारी कर सकते हैं, लेकिन विधायिका के जैसा शक्ति थोड़ी है। नहीं नहीं, वह कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकते हैं जब वो इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसा है कि उक्त के लिए तत्कालीन कार्यवाही आवश्यक है। बिल्कुल सही है। तो मतलब कि वो अपने विवेक से कर सकते हैं क्या, स्वविवेक से कर सकते हैं क्या, स्वविवेक से कर सकते हैं क्या। मान लीजिए भाई चूंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पर यह काम करता है, मंत्रिपरिषद ने जानबूझकर ऐसा कुछ बवाल मचा दिया है, क्योंकि आप जानते हैं पीठासीन अधिकारी ही सत्रावसान कर सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर सही है। तो मंत्रिपरिषद मान लीजिए मोदी जी की मंत्रिपरिषद, मोदी जी की महामहिम मान लीजिए, तो मोदी जी ने कह दिया कि महामहिम से हम सत्रावसान कर रहे हैं, आप इसी बीच में ये विधेयक लेकर आइएगा, ठीक है। और उस विधेयक भाई अध्यादेश आप लाइएगा, जैसे हम बैठेंगे उसको पारित कर देंगे, वो कानून बन जाएगा। मतलब कि बिना स्थिति के आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो कर सकते हैं।
तो एक केस हुआ, कूपर केस हुआ साथी, और कूपर केस में माननीय उच्चतम न्यायालय से कहा गया कि मान लीजिए ऐसा स्थिति आता है, तो क्या राष्ट्रपति जो ये काम कर रहे हैं, उस पर जांच किया जा सकता है क्या? तो न्यायपालिका ने कहा भाई देखो ये तो बात सही है कि अगर ऐसी बात आ जाती है तो उस पर न्यायालय में जांच हो जाएगी। समझ रहे हैं? यानी अध्यादेश की जांच भी न्यायपालिका करेगी। कूपर केस में ऐसा न्यायपालिका ने कहा, राष्ट्रपति की संतुष्टि में अगर असद्भाव की भावना दिख जाती है साथी, तो उस आधार पे उसे न्यायिक चुनौती दी जा सकती है, उसके अध्यादेश को भी। न्यायपालिका इसीलिए तो खतरनाक होती है। तो भाई यहाँ पे बी हो जाएगा आपका राइट आंसर इस वाले प्रश्न में। सुनिएगा ध्यान से, देखिए राष्ट्रपति कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वो इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति, यहाँ देखिए कूपर केस की चर्चा भी की हुई है 1970 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। हो सकता है कि राष्ट्रपति का जो है मनमानी तरीके से ऐसा कर रहा हो, है ना। ठीक है, बाकी 44वें संविधान संशोधन के तहत, अच्छा ये संविधान संशोधन 42वें में इंदिरा जी ने ऐसा किया था, ठीक है 1976 में, कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन बाद में न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया बाद में कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। ऐसा अमेंडमेंट करके बाद में लाया गया था। पहले 42वें में किया गया था नहीं की जा सकती है, बाद में 44वें में जो है लाया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जाता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दा पे आप जो है अध्यादेश लाइए, नहीं। अध्यादेश द्वारा मौलिक अधिकारों को लघुकरण भी किया जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यादेश के साथ ही वही सीमाएं होती हैं, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा आपका, केवल एक होगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा। देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश की पर वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जैसे संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती हैं। और आप जानते हैं हमारा फंडामेंटल राइट ने कहा कि संसद हमारी फंडामेंटल राइट का लघुकरण नहीं कर सकती और ना ही उसे छीन सकती है, यानी अध्यादेश के द्वारा भी ना तो हमारे फंडामेंटल राइट को कम किया जा सकता है और ना ही उसे छीना जा सकता है। अगर मान लीजिए 17 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद, अगर मान लीजिए कि 17 हो गया और फिर से संसद की बैठक हो रही है, भाई जाहिर सी बात है समय की बात होगी, तो राष्ट्रपति को अपना जो है अध्यादेश वहां पे उनके सामने रखना होगा। अगर ये दोनों लोग माने सदन के सामने प्रस्तुत करना होगा, अगर सदन ने स्वीकृत कर दिया तो अब साथी वह अध्यादेश कानून का रूप धारण कर लेगा, यानी कानून बन जाएगा, अब उसे कोई हटा नहीं सकता। और अगर मान लीजिए कोई चर्चा नहीं किया तब, कोई कार्यवाही नहीं किया तब 3 सप्ताह में, इस स्थिति में 3 सप्ताह में साथी 3 सप्ताह में वह जो है 6 सप्ताह में, कब 6 सप्ताह के अंदर, 3 सप्ताह का कोई खेला यहाँ पे नहीं है, 6 सप्ताह के अंदर साथी अगर कोई कार्यवाही नहीं होता है तो 6 सप्ताह के अंदर साथी दोबारा बैठक की वह अध्यादेश साथी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश तो जारी किया, वैसे आप देखेंगे तो अध्यादेश, अच्छा क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अध्यादेश की सीमा कितनी है तो साथी 6 सप्ताह, इसे याद रखिए। कार्रवाई नहीं करता तो अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर जो है साथी समाप्त हो जाती है। यदि संसद ऐसे अध्यादेश का निरानुमोदन कर देती है तो 6 सप्ताह से पहले भी समाप्त कर सकता है। माने 2 स्थिति है, अगर नहीं कुछ कार्रवाई करेगा तो 6 सप्ताह में खत्म हो जाएगा, अगर चाहे तो पहले भी उसे खत्म किया जा सकता है संसद के द्वारा साथियों। ठीक है, और अगर अध्यादेश पारित कर देंगे तो अध्यादेश क्या बन जाएगा, आपका सर कानून बन जाएगा। और आज का आखिरी सवाल, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी की अधिकतम अवधि, देखिए जब ऐसा सवाल करेगा तो आप बताइएगा 6 महीना, यानी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीना हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन भी है, अगर कार्यवाही नहीं करता तब 6 सप्ताह होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा बी। अगर पूछेगा अधिकतम अवधि क्या है अध्यादेश की, तब 6 महीना दीजिएगा। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि साथी कितना होती है, 6 माह होती है, जबकि संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में कितनी होती है, 6 सप्ताह होती है। यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही मान लीजिए समाप्त हो जाती है, और अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने सभा पटल पर नहीं रखा और पहले ही कर दिया, समाप्त कर दिया अपना अध्यादेश, तो उनके द्वारा जो काम किया गया है उसके द्वारा वो सब वैध रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया और 10 दिन के लिए मान लीजिए सभा पटल सत्र अवसान हुआ है, लेकिन 90वें दिन उस अध्यादेश को राष्ट्रपति वापस ले लेते हैं, इनके पास शक्ति है। तो अब बीच में 1 से लेकर के 9 तक जो भी काम इन्होंने किया वो सारा काम ऐसा नहीं अवैध हो जाएगा, वैध रहेगा, चाहे पटल पे रखे चाहे ना रखे। लेकिन 11वें दिन जब संसद की बैठक हो जाएगी तब इस पर चर्चा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, खतरनाक है अध्यादेश, है ना। इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध या प्रभावी होंगे, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, ये इनके पास पावर होती है। उम्मीद करता हूं कि सर आपको संसद समझ में आ गया होगा
और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो संसद पढ़ने में कम से कम महीना दिन लग जाता है और हमने 3 से 4 दिन में आपको संसद लगभग चीजें समाप्त कर दी है 90%। जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करोगे तो 10% पढ़ के आईएएस का एग्जाम दे देना। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।